नमस्कार दोस्तों, हमारे जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्रम में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रम में भारत के संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हम लोगों ने आर्टिकल 40 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 41 क्या कहता है? काम यानी कि जॉब, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, लोक सहायता यानी कि पब्लिक असिस्टेंस। भारत के संविधान का आर्टिकल 41 कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, भारत के लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगी। ऐसा प्रोविजन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 41 में। आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा, जॉब की अगर हम बात करें तो किस प्रकार की जॉब की बात करी गई है, तो यहां पर ऐसे जॉब की बात करी गई है कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कोई व्यक्ति की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तहत उस व्यक्ति को नौकरी दी जाए, उस व्यक्ति को रोजगार दिया जाए, उस व्यक्ति को जॉब दिया जाए। इस प्रकार के जॉब की बात करी गई है। एजुकेशन, किस प्रकार की एजुकेशन? तो मित्रों याद रखना, एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन, एडल्टों को शिक्षा दी जाएगी। जो एडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि वयस्क लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भारत में चलाए जा रहे हैं। वयस्क लोगों को शिक्षा देने के लिए आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 41 के तहत ही इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इग्नू के नाम से जाना जाता है, इग्नू की स्थापना की गई दिल्ली के अंदर। असिस्टेंस यानी कि पब्लिक असिस्टेंस, लोक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो सरकार किसको लोक सहायता उपलब्ध कराएगी? तो ये बात आप लोग याद रखना, लोक सहायता किसको उपलब्ध कराई जाएगी? तो पहले नंबर पर आता है वृद्ध लोगों को। जो वृद्ध लोग हैं, पहले नंबर पर वृद्ध लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उन लोगों को पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा, जो बीमार लोग हैं, जो अनहेल्दी हैं, उन लोगों को पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बेगारी। जो बेगारी के मारे हुए हैं, उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और चौथा हम लोग बात करते हैं दिव्यांग। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांग भाई बहन को पब्लिक असिस्टेंस, सरकारी सहायता, और सरकारी सहायता के तहत इन लोगों को वित्त की व्यवस्था की गई है। आप लोगों ने देखा होगा वृद्धा पेंशन। बेटा, जो वृद्धा पेंशन दी जाती है, वृद्धा पेंशन का आधार भारत के संविधान का आर्टिकल 41 है। इसके अलावा आपने देखा होगा बीमारी के लिए एक बहुत बड़ी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई गई थी, जिसमें आप लोगों के हेल्थ कार्ड बन रहे थे। और उसमें यह कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो चलाई गई थी, उसका आधार क्या था? उसका आधार आर्टिकल 41 ही था। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है, उसका आधार भी आर्टिकल 41 ही है। बीमार लोगों को जो सहायता दी जाती है, जो आर्थिक सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उसका भी आधार ये है। और दिव्यांग लोगों को, हमारे जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनको जो पब्लिक असिस्टेंस उपलब्ध कराया जाता है, जो फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका आधार भी भारत के संविधान का
आर्टिकल 41 है। तो आर्टिकल 41 में क्या कहा गया? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 42 की। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 42 में क्या लिखा हुआ है? भारत का संविधान का आर्टिकल 42 कहता है कि काम देने से अकेला काम चलने वाला नहीं है, काम के साथ साथ काम की मानवोचित स्थितियां, यानी कि काम करने का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे काम करने वाला व्यक्ति उचित ढंग से काम कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिटिकल जॉब होते हैं, क्रिटिकल जॉब में लोगों की जो ड्यूटी होती है वो 6 आवर की होती है, 6 घंटे की होती है, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 42 कहता है कि काम की मानवोचित स्थितियां, काम करने का वातावरण, पर्यावरण, एनवायरमेंट भी उपलब्ध कराना पड़ेगा सरकार को। ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 42 में। और इसके साथ साथ आर्टिकल 42 में ही प्रसूति सहायता, आप लोगों ने देखा होगा कि मैटरनिटी लीव दी जाती है, और मैटरनिटी लीव देने के दौरान जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें होती हैं, उनको किसी भी प्रकार की उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है, वो नहीं रोका जाता है। आप लोगों ने देखा होगा इसके तहत जननी सुरक्षा योजना जो चलाई जा रही है, उसका आधार भारत के संविधान का आर्टिकल 42 जननी सुरक्षा योजना। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43 की। तो आर्टिकल 43 कहता है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन, काम करने वाले लोगों को इतना वेतन दिया जाएगा ताकि उनका जीवन आसानी से निर्वाह हो सके, वो व्यक्ति आसानी से अपनी रोजी रोटी को कंटिन्यू कर सकें, अपनी रोजी रोटी चला सकें। ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 43 में। इसके बाद आर्टिकल 43A, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भारत के संविधान का आर्टिकल 43A, तो जो कैपिटल ए होता है वो मूल भारतीय संविधान का अंग नहीं था, उसको 42 में संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। तो आर्टिकल 43A में क्या जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और आप लोगों को पता होगा मित्रों, इसी के तहत मनरेगा योजना शुरू की गई है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने का आधार क्या है? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 43। आर्टिकल 43A में ही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करी गई है। कौन से उद्योग? याद रखना बेटा, कुटीर उद्योग, माइक्रो एंड मैक्रो इंडस्ट्री। और आप लोगों ने देखा होगा कि इसके तहत गवर्नमेंट बहुत सारे लोन प्रोवाइड कराती है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, माइक्रो इंडिया, मैक्रो इंडिया, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार है आर्टिकल 43A। और आर्टिकल 43A में ही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और लोगों को कम से कम इतनी मजदूरी दी जाएगी ताकि उनका जीवन आराम से चल सके, उनकी रोजी रोटी आराम से चल सके। 43B 97 में संविधान संशोधन के द्वारा 2012 में इसको जोड़ा गया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 43B भी बाद में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करना चाहती हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और उनको आगे लाया जाएगा। और गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मिलकर जो काम करने का एक्सपेरिमेंट है, वो बड़ा ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा है, बड़ा ही सफल रहा है। इसके तहत आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनते हैं, बहुत सारे व्यापारिक संगठन बनते हैं। व्यापारिक संगठन जो बनाए जाते हैं
इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा व्यापारियों के जो बड़े बड़े संघ बनाए जाते हैं उनके इलेक्शन कराए जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है उनके हितों की कहीं अनदेखी तो नहीं हो रही है, उनके समय पर इलेक्शन कराए सरकार, ताकि सरकार ये जान सके कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो जो ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं उसका आधार भारत के संविधान का आर्टिकल 43 का बी है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 44 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है, एक समान नागरिक संहिता। मित्रों, एक समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, हमारे भारत का संविधान जिस समय बनाया जा रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज्यादातर मेंबर इस बात के पक्ष में थे कि कॉमन सिविल कोड भारत में लागू कर दिया जाए, लेकिन अल्पसंख्यक समाज से आने वाले संविधान सभा के कुछ मेंबर्स ने कहा कि भारत के लिए कॉमन सिविल कोड लागू करना ठीक नहीं है, इसलिए भारत के लिए कॉमन सिविल कोड को इस समय लागू ना किया जाए। तो कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं किया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत में 98% क्षेत्र में कॉमन सिविल कोड होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। कॉमन सिविल कोड का अर्थ होता है कि एक देश एक संविधान के तहत देश में सभी वर्गों के लिए एक प्रकार के नियम कानून हों, एक प्रकार के कानून कायदे हों, एक प्रकार के रूल्स रेगुलेशन हों, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में 98% के आसपास सभी क्षेत्रों में लगभग कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में कॉमन सिविल कोड लागू है। कॉमन सिविल कोड कहां कहां लागू नहीं है, तो आप लोग याद रखना कॉमन सिविल कोड कहां कहां लागू नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा तलाक के नियम, विवाह के नियम, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार के नियम, उत्तराधिकार के नियम, इतने क्षेत्रों में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप लोगों को पता होगा मुस्लिमों में विवाह करने के अलग नियम होते हैं, हिंदुओं में विवाह करने के अलग नियम होते हैं। इस सेक्टर में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। बात करते हैं हम डाइवोर्स की, तलाक की। मुस्लिमों में अलग प्रकार से दिया जाता है तलाक और हिंदुओं में अलग प्रकार से तलाक दिया जाता है। गोद लेने के नियम हिंदुओं में अलग हैं और मुस्लिमों में अलग हैं। उत्तराधिकार के नियम हिंदुओं में अलग हैं और मुस्लिमों में अलग हैं। तो कॉमन सिविल कोड भारत के किस स्टेट में लागू है, तो कॉमन सिविल कोड भारत के एक स्टेट में लागू है जिसका नाम है गोवा। गोवा में कॉमन सिविल कोड पूर्णतः लागू है। इसके बाद हम अब बात करेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल 45 की। तो हम लोग अब बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 45 की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 45 की। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है? 45 में लिखा हुआ है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। आप लोगों को पता होगा कि इस बात को 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। तो अब भारत के संविधान के आर्टिकल 45 में क्या लिखा हुआ है? तो इस समय भारत के संविधान में के आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि राज्य पूर्व प्रारंभिक शिक्षा 6 से कम उम्र के बच्चों को उपलब्ध कराएगा, यानी कि राज्य प्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ बाल्यावस्था की देखभाल करने की व्यवस्था भी उनकी करेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 45 के अनुसार ही स्टेट के द्वारा ये एफर्ट किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है ताकि बाल्यावस्था में बच्चों की उचित देखभाल की जा सके। विद्यालयों में आप लोगों को पता होगा MDM प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा बालकों के खेलने का उचित प्रबंध किया जा रहा है ताकि जो हमारे होनहार हैं, जो हमारे नए बालक हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो हमारे उनको किसी प्रकार से हम
अच्छी तरीके से उनका एक जीवन को हम बेहतर बना पाएं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान की आर्टिकल 46 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, समाज के दुर्बल वर्गों यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जो, उनकी शिक्षा यानी एजुकेशन और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण करने की व्यवस्था करेगा स्टेट। ऐसा लिखा है भारत के संविधान के आर्टिकल 46 में। तो एक बार इसको आप लोग समझ लीजिए। भारत के संविधान का आर्टिकल 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, समाज के दुर्बल वर्गों यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, इनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण स्टेट के द्वारा किया जाएगा। और इसी के तहत आप लोगों को पता होगा कि वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, और इसी आर्टिकल 46 के तहत ही एससी और एसटी और समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन भी जो प्रोवाइड कराया जाता है उसका आधार भी भारत के संविधान का आर्टिकल 46 ही है। एजुकेशन लोन आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो एजुकेशन लोन मिलता है, एजुकेशन लोन का जो आधार है वो भारत के संविधान का आर्टिकल 46 है। इसके तहत आप विदेशों में पढ़ने के लिए भी एससी और एसटी के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट से लोन मांग सकते हैं और गवर्नमेंट उन्हें लोन देने से मना नहीं कर सकती है। बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 47 की। भारत के आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के 47 में तो भारत के संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि राज्य भारत के लोगों के जीवन स्तर, पोषक आहार और स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, साथ ही मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। ये स्टेट का प्राथमिक कर्तव्य है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी ड्यूटी क्या है स्टेट की, या भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 47 में प्राथमिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्राथमिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, राज्य भारत के लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराएगा, राज्य लोगों की स्वास्थ्य की उचित देखभाल करेगा। इसके तहत आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि एम्स बनाए जाते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पीजीआई मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा बहुत सारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाई जाती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कोरोना का टीका जो मुफ्त में लगाया गया, उसका आधार भी आर्टिकल 47 ही है। इसके अलावा दूसरी बात लिखी हुई है कि मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे स्टेटों में शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है, अफीम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, गांजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका आधार भी भारत के संविधान का आर्टिकल 47 ही है, क्योंकि ये सब मादक पेय पदार्थ हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आर्टिकल 48 भारत के संविधान का आर्टिकल 48 में लिखा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। भारत का संविधान कितना अच्छा है कि यहां पर लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ साथ जानवरों को भी अधिकार दिए गए हैं। तो यह कहा गया भारत के संविधान के आर्टिकल 48 में कि कृषि और पशुपालन को ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा, न्यू न्यू टेक्निक अपनाई जाएगी, न्यू न्यू टेक्निक के साथ स्टेट एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके तहत आप लोगों को पता होगा कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोन मिलते हैं, जैसे डेयरी लोन हो गया, डेयरी लोन भी मिलता है, उसका आधार भी क्या है? भारत के संविधान का आर्टिकल 48 ही है। और इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा पॉली हाउस के लिए लोन मिलता है। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप पॉली हाउस लगवा सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट आप लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है। तो उसका आधार भी भारत के संविधान का आर्टिकल 48 ही है।
और इसके साथ लिखा हुआ गौवध निषेध, गौ की हत्या पर रोक लगाई गई है। तो आप इसको याद रखना, गौ की हत्या पर रोक लगाई गई है। ये गांधी जी के गांधीयन जो फिलॉसफी है उससे इंस्पायर है ये आर्टिकल, भारत के संविधान का आर्टिकल 48। भारत के संविधान का आर्टिकल 48A, इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और इसमें कहा गया है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। स्टेट का यह कर्तव्य है कि वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, प्राणी उद्यान बनाए जाते हैं, हार्बेरियम बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रमंडल, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। उसका आधार भारत के संविधान का आर्टिकल 48 ही है। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाने की योजना आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया जाता है ताकि हम वन और वन्य जीवों की रक्षा कर पाएं। तो इसके बाद हम अब बात करेंगे भारत के संविधान की आर्टिकल 49 की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 49 की। भारत के संविधान के आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, विरासतों और वस्तुओं का संरक्षण करने का राज्य का कर्तव्य, राज्य का एक कर्तव्य होगा कि जो हमारे नेशनल प्लेस हैं, जो हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे नेशनल हेरिटेज हैं, उनका संरक्षण करेगा, उनका प्रोटेक्शन करेगा। ऐसी बात कही गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 49 में। राष्ट्रीय महत्व के स्थान क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा रेड फोर्ट दिल्ली का, महारानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी का। इसके अलावा राष्ट्रीय विरासत की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा गांधी जी का ऐनक, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की कलम। इस प्रकार की राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं जो हमारे नेशनल हेरिटेज हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के और भी बहुत सारी विरासतें हैं, उनका संरक्षण करेगा स्टेट। ऐसी बात कही गई है भारत के संविधान के आर्टिकल 49 में। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान, विरासतों और वस्तुओं का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा संरक्षण करने का काम किया जाता है, प्रोटेक्शन करने का काम किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 50 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 50 जैसा कि आप लोगों को विदित है, बहुत ही आसान है, लेकिन आसान नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का मतलब क्या है? कार्यपालिका का जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान लागू होने से पूर्व, जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे, उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे ऑफिसर ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर था, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थीं, और उसके साथ साथ न्यायपालिका संबंधी शक्तियां थीं। लेकिन जब हमारा देश का संविधान लागू हो गया तो यह कहा गया कि कार्यपालिका की शक्ति जिस व्यक्ति में निहित होगी, उस व्यक्ति में न्यायपालिका की शक्ति निहित नहीं होगी, ऐसा प्रोविजन किया गया है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करने का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट के अंदर जिस प्रकार से कलेक्टर होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, उसको जुडिशियल पावर भी दिया गया है और एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया गया है, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 50 का उल्लंघन है। इसके साथ एसडीओ आप लोगों ने देखा होगा, एसडीओ को एसडीएम कहा जाता है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसको भी जुडिशियल पावर दिया गया है और एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया गया है। यह भी भारत के संविधान के आर्टिकल 50 का वायलेशन है। इसी प्रकार से बहुत सारे पद हुआ करते थे भारत के संविधान लागू होने से पूर्व, और संविधान लागू होने से पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका वाला जो पद होता था वो एक ही व्यक्ति धारण करता था। इसके बाद बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 51 की। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 51 विदेश नीति से, भारत का संविधान का आर्टिकल जो 51 है
उसके तहत भारत में विदेश नीति बनाई जाती है, इंडिया में फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। आर्टिकल 51 के तहत स्टेट की ये ड्यूटी होगी, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि करे, संवर्धन करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे गरीब देशों के पास, जिनके पास खुद की आर्मी नहीं है, खुद की फौज नहीं है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करने के लिए उन सारे देशों में अपने देश के सैनिक भेजती है, ताकि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इसके साथ दूसरी बात लिखी हुई है कि भारत सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करेगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। तीसरी बात लिखा हुआ है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते हैं उसके पालना को भारत बढ़ावा देगा, उन समझौतों को मानेगा, उन समझौतों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय विवाद मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की पेशकश की जाएगी। किसी भी डिस्प्यूट को झगड़े के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से नहीं सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे खत्म होते हैं। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन यह बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में बड़ा कौन है। तो आप लोगों को मित्रों हम बता दें कि भारत के संविधान के आर्टिकल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं और जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इसमें बड़ा कौन है, इस बात के ऊपर बहुत दिनों तक बहस चलती रही। कई सारे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम फैसला अपना चीज सुनाया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में कोई बड़ा नहीं है, दोनों ऐसे हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। इसके साथ मौलिक अधिकारों से बहुत, मौलिक कर्तव्यों से हम लोग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को, जीएस ग्लोबल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार से हमारे ऊपर आप लोग अपना विश्वास दिखाते रहिए। हमारे वीडियोज यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियोज को शेयर भी करिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी सरकारी जॉब के लिए हमारे जो वीडियोज हैं, हमारा जो कंटेंट है आप तक पहुंचेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी शुभकामना के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।